बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, बात करें हम गिलगित के इंतखाबात की, जिसने पूरे मुल्क की सियासत को हिलाकर रख दिया है। यानी 24 नशिस्तों पर मुश्तमिल असम्बली के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं और इब्तदाई रुझानात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आ रही है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक जमात की बर्तरी तक महदूद नहीं है, ये एक इंतखाबी मार्का है और ये इंतखाबी मार्का एक ऐसे वक्त में एक बड़ी सियासी बहस में भी बदल रहा है, जहां जीत हार इल्जामात सब एक साथ चल रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इन इंतखाबात को, इन नताइज के बाद पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दी और कहा कि गिलगित में अक्सरियती जमात के तौर पर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तस्लीम कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर जमहूरियत की कामयाबी भी इसे करार दिया और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारों के किरदार को सराहा। लेकिन दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी ने नताइज पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहते हैं कि अवामी मैंडेट में किसी भी किस्म की मुदाखलत हमें काबिल कबूल नहीं है। अवामी राय का एहतराम होना चाहिए, इसे हर सूरत यकीनी बनाया जाना चाहिए। उनके मुताबिक अवाम ने अपना फैसला दिया है और उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। उधर सेनेट की बात करते हैं, जहां पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात आयद किए हैं और कहा है कि अवाम के हक के राय दही पर डाका डाला गया है। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी इंतखाबात पर सवालात उठाए और कहा है कि गिलगित में प्री पोल धांधली की गई है। पहले नून लीग पर इल्जामात लगाया जा रहा था और अब कह रहे हैं कि इनकी जमात को एक मुनज़्ज़म तरीके से इंतखाबी अमल से बाहर रखा गया है। दावा कर रहे हैं कि अवाम की बड़ी तादाद पीटीआई के साथ है। गिलगित में इत्तेहादी हुकूमत होगी या पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 24 घंटों में सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। लेकिन ये जो एक बड़ा अपसेट है, क्योंकि बहुत से जो प्री पोलिंग से पहले जो बहुत से पोल करवाए गए थे उसमें ये वाज़े था कि पीएमएलएन यहाँ पर वाज़े तौर पर अक्सरियत में आएगी, यहाँ से सीटें जीतेगी। लेकिन रिजल्ट्स आने के बाद सिचुएशन थोड़ी सी ऑपोजिट हमें दिखाई दे रही है। इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अरबाब खिज़र हयात साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें शमीम मुमताज ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैडम ज्वाइन करने के लिए। अरबाब साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। इससे पहले गिलगित के इंतखाबात पर हम बात करें, जब इंतखाबी मुहिम चल रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात वाजे कर रही थी कि हमें यहाँ पर आज़ादाना तौर पर कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, रोका जा रहा है और बहुत सी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, सिर्फ कॉर्नर मीटिंग्स तक महदूद होकर हम रह गए हैं, हमें बड़े बड़े जलसे करने नहीं दिए जा रहे। अब जब नताइज आ गए हैं, गो के ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है और वाकई पीएमएलएन ये इल्जामात ले रही है जो वो लगा रहे हैं? अब देखिए शाइस्ता, जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन की बात है तो देखिए हम पे शुरू दिन से इल्जामात लग रहे थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो। वो इल्जामात लगा रही थी कि यहाँ पे धांधली होगी और फॉर्म 47 की हुकूमत कायम होगी। लेकिन कल के इलेक्शन के बाद ये तमाम जो दावे थे वो गलत साबित हो गए। हमने बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया है और जिसने कामयाबी हासिल की, जो ये तो एक जिस तरह एक खेल का मैदान होता है, जो अच्छा खेलता है वही जीत जाता है। क्योंकि बिलावल साहब भी कई दिनों से वहाँ मौजूद थे और इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो चेयरपर्सन है वो भी वहाँ पे थी। और हमारी जानिब से आपने नहीं देखा होगा कि हमारे कोई वफाकी वजीर या इस तरह के कोई और वहाँ पर इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहे हो। जहाँ तक अमीर मकाम साहब की बात है तो वो तो अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चौंकिया मिनिस्टर है, उनका वहाँ पर ऑफिस है, वो तो रेगुलर आते जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये नहीं, हमने ना वहाँ पर कोई इस तरह के पैकेजेस के ऐलानात किए हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, दूध की नहरें बहाएंगे, इस तरह कुछ नहीं था। और चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर है तो वो एक दिन के दौरे पे गए थे और उनकी तबीयत भी खराब थी, लेकिन उसके बावजूद वो चले गए वहाँ पर, उन्होंने चंद घंटे गुजारे और फिर वापस आ गए। अभी जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जो फैसला है वो हमें मंजूर है। अच्छा। हम तो ना ये कह रहे कि हमारे साथ धांधली हुई है, हम ना ये कह रहे कि हमारे साथ कुछ और ज्यादती हुई है। बस वहाँ के अवाम का फैसला था, उन्होंने अपना फैसला दे दिया है। लेकिन मुस्लिम लीग नून भी अच्छी के लिए है। हमारी 6 सीटें हैं, इसके अलावा 2 को हमने सपोर्ट किया था, वो भी जीते हैं आज़ाद उम्मीदवार, तो 8 तो तकरीबन ये हो गए हैं। ठीक है। और अभी जो बाकी आज़ाद है वो कहाँ जाते हैं तो वो तो अभी कहना कबल इस वक्त है। और लेकिन हम खुद
یہ چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے، کیونکہ وہ اکثریتی جماعت بن کر ابری ہے، تو ہماری یہی خواہش ہے اور چلیں ہم چاہیں گے یہ تو بھی۔ بہت اچھا جیسر ہے، ارباب صاحب اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی اسی طرح کا ایک اپنے جذبات کا اظہار کیا وچ از ویری پازیٹیو۔ شمیم صاحبہ بہت مبارک ہو، یہاں پر گلگت میں میدان مارنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی تھوڑی سی میں یہ کہنا چاہوں گی گھبراہٹ کا بھی شکار تھی اور تذبذب بھی تھا ان کے اندر، جب ہم نے بلاول بھٹو صاحب کو دیکھا وہ بات کر رہے تھے، آصفہ بی بی وہاں پر پہنچی ہوئی تھی، اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کیمپین کے اندر، الیکشن کیمپین کے اندر، لیکن نتائج دیکھنے کے بعد ابھی ڈیفینیٹلی یہ کانفیڈنس بڑا بوسٹ ہو گیا ہوگا اور یہاں پر حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ کیا کہتی ہے لیڈرشپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے میں مبارکباد دوں گی اپنے چیئرمین کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، میں مبارکباد دوں گی اپنی خاتون اول بیگم محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو، جی کہ جو اتنی جافشانی سے اتنے دور دراز علاقوں میں جا کے اور کمپین چلانا اور ایک مضبوط کمپین چلانا، اور بالکل اس سے پہلے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا وزٹ وہاں کا، اور اس سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب، تو یہ تو ہمارا جدی پشتی کہہ لیں کہ ہمارا گھر رہا ہے گلگت بلتستان، اور پھر اس کو اسٹیٹس دینا مسٹر آصف علی زرداری صدر پاکستان کا کمال کہ ہم نے اس کو ایک صوبے کا درجہ دیا۔ بالکل تو ہمیشہ پیپلز پارٹی تو دینے والی پارٹی رہی ہے، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہاں کے عوام نے ہمیں اپنے جذبات سے، اپنے احساسات سے، اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں منتخب کیا، اور ظاہر ہے ہم اگر آئے ہیں اور اکثریت سے آئے ہم، بالکل یہ نہیں کہ ہم نے کوئی دعویٰ کیا ہو پہلے سے کہ ہم یہ کریں گے، نہیں۔ عوام جب آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا تو منشور میں شامل ہے نا کہ عوام جو ہے وہ طاقت کا سر چشمہ ہے، تو اس وقت سر چشمہ ہمارے ساتھ ہے عوام کا، طاقت کا، اور انشاءاللہ ہم نے جو وعدے کیے ہیں، میرے چیئرمین نے جو وہاں پر وعدے کیے ہیں، وہ پہلے بھی وعدے کرنے سے پہلے بھی ہم نے بات کریں، ہم نے ملکیت کا وعدہ کیا۔ میرے چیئرمین نے اپنی تقریروں میں کہا کہ ہم زمین کی ملکیت کی بات کر رہے ہیں اور ہم وہاں کے لوگوں کو ان کی ملکیت دینا چاہتے ہیں، ٹھیک کوئی اور نہیں یہ بات کر رہا تھا، کسی اور نے اپنی تقریر میں یہ بات نہیں کہی اور ہم نے یہ بات کہی، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی یہی کیا تھا کہ زمین کی ملکیت کسانوں اور مزدوروں کے حوالے کی تھی، اسی طرح بی بی صاحبہ نے بھی کیا تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو لا کر کہ ہم عوام کو لائے تھے، وہ اپنا حصہ ڈالیں گے اپنی جگہوں پر، اپنی فیکٹریوں میں، اور ہم اپنا حصہ ڈالیں گے، اس طرح سے ان کو اپنی ملکیت کا احساس ہوگا، نہ صرف اس کے کہ وہ مزدور ہیں۔ تو اسی طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ملکیت کی بات کی، اور انشاءاللہ اب جب ہم آئیں گے اپنی حکومت بنائیں گے تو عوام کو وہ ملکیت ضرور ملے تو گی جو شمیم ان سے صاحبہ چھیننے یہ کی جو کوشش حکومت کی جا رہی بنائیں تھی۔ گی پاکستان پیپلز پارٹی، کیا اس طرح کے چانسز ہیں کہ یہ ایک اتحادی حکومت بنے یا زیادہ حکومت کی طرف زیادہ ٹلٹ ہے، مخلوط حکومت نہیں بنانا چاہتے گلگت بلتستان میں؟ کیونکہ جو وعدے اور دعوے آپ نے کیے ہیں، ون پریزیڈنٹ ہیں، وہ گلگت کی عوام چاہتی تھی کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے ہوں، اور ہمیشہ سے کیونکہ یہ ایک بہت ہی سینسٹیو اور بہت امپورٹنٹ خطہ رہا ہے پاکستان کا، پوری دنیا اس پر ایک الگ سے بات کرتی ہے، ہم نے دیکھا کہ ابھی الیکشن ہوئے، انٹرنیشنل میڈیا اس کو کس طرح سے کور کرے، تو آپ یہاں پر کس طرح کی حکومت بنانے کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے، بات کر رہی ہے، ڈسکشن کر رہی ہے؟ دیکھیں، ہم جب اکثریت سے آ گئے ہیں تو اصولاً تو جس کی پارٹی اکثریت میں ہوتی ہے حکومت وہی بناتی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی مختلف پارٹی ہے، ہم نے کبھی اپنے دروازے کسی کے لیے بند نہیں کیے، ٹھیک کوئی اگر ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے تو بالکل آئے اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے، یہ نہ ہو کہ میں نہ مانوں کی پالیسی کو لے کے چلیں اور عوام کی خدمت کی بجائے جو کچھ ہو رہا ہے سندھ میں ہو رہا ہے، سندھ کے شہر کراچی میں ہو رہا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں نہ مانوں کہا جاتا ہے، تو اگر ہم یہ والی سیاست کریں گے، تنقید والی سیاست کریں گے، تو میرے خیال سے ہم عوام کو وہ رائٹ اور وہ حقوق نہیں دے پائیں گے جو ہم دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مل بیٹھ کے اپنے لوگوں کے لیے کام کریں گے، دیکھیں اگر کوئی بھی وہاں سے جیت کے آئے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، آزاد امیدوار ہو، ان سب کا موقف ایک ہی ہے کہ اپنے لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ اگر تو لوگوں کی خدمت کرنا ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ مل کر بیٹھیں، اپنے مسائل کو پارلیمنٹ میں فلور پر جا کر بات کریں، جہاں پر کام نہیں ہو رہا وہاں پر بتائیں حکومت کو کہ بھئی یہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم یہی باتیں جو ہیں وہ کہیں اور کریں گے، روڈوں پر کریں گے اور اصل جگہ پر نہیں کریں گے جہاں ہمیں کرنی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ تمام جماعتیں میرے خیال سے صرف وہ اپوزیشن کریں گی اور لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی دونوں طرح حاضر ہے، ہم اپنی حکومت بھی بنا سکتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی اور آنا چاہے تو بالکل ٹھیک ہمارے ہے، یہ دونوں آپشنز دل کے ابھی بھی زیر غور دروازے ہیں کھلے لیکن ہیں۔ حتمی طور پر ابھی فیصلہ نہیں کیا، انڈرسٹینڈیبل۔ ارباب صاحب آپ بتائیے
کہ آپ نے بولا کہ 6 اور 2 کا ریشو ہے، اس کے اندر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ملنا چاہیں گے یا نہیں؟ کس طرح سے آگے کام کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ابھی دونوں آپشنز پر غور کر رہی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ مل کر کوئی کام کرنا چاہتا ہے حکومت سازی میں، لوگوں کو حقوق دینے میں، ان کے لیے بہتر کام کرنے میں، جس طرح سے انہوں نے الیکشن کے اندر لوگوں سے وعدے کیے، تو ہم اوپنلی بات کر سکتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب کا ایٹیٹیوڈ ہم نے دیکھا تھا، وہ بہت پازیٹیو ہے۔ اس سے پہلے بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ ضروری نہیں ہے جو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے وہ یہاں پر آ کر حکومت کرے۔ تو اب تو تھوڑا سا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو گیا ہوگا، بلاول صاحب ہی شوڈ بی ویری ہیپی اباؤٹ اٹ، اور اب وہ بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں شائستہ، جہاں تک بلاول صاحب کی تقریروں کی بات ہے یا دیگر جو پیپلز پارٹی کے قائدین تھے ان کی تقریریں تھی یا ان کے بیانات تھے، تو وہ بہت ایک منفی وہ پیش کر رہے تھے، اور ہاں ہماری جانب سے اس قسم کا کوئی بیان نہ کسی جلسے میں جاری ہوا تھا، نہ جی کسی اور یا اس میں ہوا تھا، لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے بالکل یہ ہوئی تھی اور یہ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ بالکل ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ان کا خیر مقدم کیا ہے، ان کی جیت کو ہم نے سراہا ہے، اور اب جہاں تک اتحاد کی بات ہے کہ وہاں کولیشن گورنمنٹ بنے گی یا کیا ہوگا، تو یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، اچھا۔ کیونکہ ابھی جو مکمل نتائج ہے تو وہ بھی سامنے نہیں آئے ہیں۔ جب مکمل آفیشیلی رزلٹ سامنے آ جائے گی تاکہ پتہ تو چل سکے کہ کتنے آزاد ارکان ہیں، کتنے مسلم لیگ نون کے آفیشیلی کتنے ہیں، پیپلز پارٹی کے آفیشیلی کتنے ہیں۔ ٹھیک۔ جب تمام پوزیشن پارٹیوں کی واضح ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا، پھر جو مرکزی قیادت ہے وہی فیصلہ کرے گی کہ کس کو حکومت بنانی ہے اور کس کے ساتھ جانا ہے، کس کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ تو یہ تو آنے والے آئندہ چند دنوں میں یہ سب کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیے، گلگت بلتستان بھی چونکہ پاکستان ہی کا ایک حصہ ہے، جس طرح پنجاب ہے، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، اسی طرح گلگت بلتستان بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایک پرامن حکومت بنے، ایسی حکومت بنے جو کہ عوام کی اس مفاد میں ہو، جو کہ صوبے کے مفاد میں ہو۔ اور جس طرح آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی تقریر سنی ہوگی کہ جی جب وہ گئے تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو جس طرح گلگت بلتستان کو چھوڑا تھا، یہ تو وہ گلگت بلتستان نہیں ہے، ٹوٹی پوٹی سڑکیں ہیں اور ہر طرف افراتفری ہے۔ تو انہوں نے ایک ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ تو انشاءاللہ اب ہم چاہیں گے کہ یہ ایک اچھا گلگت بلتستان بنے، اور جب نیکسٹ الیکشن آ رہے ہو تو وہاں یہاں پر، یعنی جس طرح پنجاب میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، پنجاب بدل رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان بھی اسی طرح نظر آئے۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ہماری چونکہ پنجاب میں حکومت ہے اور وہاں پر اچھے کام ہو رہے ہیں، سندھ میں بھی ہوں گے، خیبر پختونخوا میں بھی ہوں گے، بلوچستان میں بھی ہوں گے، لیکن تینوں صوبوں کے اس کے مقابلے میں پنجاب میں کچھ زیادہ ہو رہا ہے، اور جن کو عوام بھی سراہ رہے اور دنیا بھی سراہ رہی ہے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بھی ایسے کام ہو، کیونکہ یہ دیکھیں نا، ایک ایسی گلگت بلتستان تو پورے پاکستان کا یعنی ایک خوبصورت علاقہ ہے، وہاں پر بہت زیادہ خوبصورتی ہے، وہاں پر پہاڑ ہے، وہاں پر بہت اچھے مقامات ہے، تو ٹورزم کے لیے بھی ایک اچھا وہ مقام ہے۔ تو ہم یہی چاہیں گے، اور جہاں اگر پاکستان اس پیپلز پر تو پارٹی، ارباب صاحب وفاقی حکومت مل کر بھی کام کر سکتی ہے صوبائی حکومت کے ساتھ، اگر یہی سیاحت میں کے کہنا حوالے سے آپ نے کام کرنا ہے جی تو بالکل اس کے بالکل، لیے انڈیپینڈنٹلی بھی آپ کام کر سکتے ہیں، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی نہیں، میں کولیشن کی۔ جی اسی پوائنٹ پہ میں آ رہا تھا جی کہ اگر وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی قائم ہو جائے یا ایگزیکٹلی۔ اتحادی حکومت بھی قائم ہو جائے، تو تب بھی وفاق وہاں پر مکمل ان کو سپورٹ کرے گا۔ یہ نہیں کہ اگر ہماری حکومت نہیں بنی تو وفاق جو ہے وہ پیچھے مڑ جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ ہم بالکل بالکل ٹھیک۔ وہاں پر جس کی حکومت بھی ہوگی، بالکل اس کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے، اور ایک خوبصورت صوبہ اس کو بنائیں گے، تاکہ میاں نواز شریف صاحب جب اگلی دفعہ وہاں جائے تو وہ دیکھ لے کہ ہاں، یہ تو میں جو پچھلی الیکشن میں آیا تھا تو یہ تو وہ ٹوٹا نہیں پھوٹا۔ ان کو صرف اگلے الیکشن میں نہیں اب جانا، ان کو ویسے بھی آنا چاہیے، اچھی بات ہے، ان کو وزٹ کرنا چاہیے، ان کا اپنا نہیں ملک چونکہ ہے، اپنا دیکھیں صوبہ میاں ہے۔ نواز شریف، یہ کیا کہ بس وہ الیکشن دیکھیں کیمپین میں آئے اور پچھلے 5 سالوں کا 4 سالوں کا موازنہ کریں کہ جب میں پچھلی بار آیا تھا تو سڑکیں ایسی تھیں، اب میں آیا ہوں تو نہیں سڑکیں ایسی ہیں۔ دیکھیں چونکہ میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت بھی خراب تھی، اس کے جی باوجود بھی جو ہے تو انہوں نے، چونکہ وہ پارٹی کے صدر ہے، تو نہیں انہوں نے یہ چند تو بہت گھنٹوں اچھی کا بات ایک ہے۔ دورہ کیا تھا، اور وہ بالکل کریں گے۔
जैसे देखिए ना, मैंने तो आपको बताया कि अमीर मकाम साहब जो कि फेडरल मिनिस्टर है जी। गिलगित बल्तिस्तान और मुरी कश्मीर के, वो डेली विजिट करते हैं तकरीबन, वहां पर उनका ऑफिस है, वो तो आते जाते हैं। और अमीर मकाम साहब तो ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के खैबर पख्तूनख्वा के सदर है, बल्कि वो वफाकी वजीर भी है और वफाक के नुमाइंदे है। तो बिल्कुल। उनकी नुमाइंदगी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की नुमाइंदगी है। बिल्कुल तो ठीक। वो वहां पर उनका ऑफिस है, वो लोगों के मसाइल भी हल करते हैं और आगे भी चलकर करेंगे। और हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो बाकी सूबों की तरह तरक्की भी करे और वहां पर तरक्याती काम भी हो और वहां पर अमन भी हो, और ये बेशक। हमारी अव्वलन तरजीहात में शामिल है। तो बिल्कुल ठीक। इंशाल्लाह आप देखते हैं कि आइंदा चंद दिनों में क्या वो ये पिक्चर सूरत हाल क्लियर अभी होने वाली ज़ाहिर है। टाइम के साथ वाज़ेह होगी। शमीम साहिबा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम बात कर लेते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि गिलगित में एक तो प्री पोल धांधली की गई, और अब हम ये करेंगे, हमारी प्लानिंग ये है कि हम हल्फ के दिन यहाँ पर यौम स्याह मनाने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम 8 नशिस्तों पर 100% जीत रहे थे, जिनका फॉर्म 47 हमें मिलना चाहिए था। इस वक्त हमारे पास सिर्फ 3 हल्कों के फॉर्म 47 मौजूद है। ये पूरा सिनेरियो क्या है, इसको किस तरह से टैकल किया जाएगा? पहली बात तो ये कि अगर इनके सदर साहब मिस्टर नवाज शरीफ साहब अगर नाराज हुए हैं तो बिल्कुल सही नाराज हुए, जिस तरह अच्छा, वो आप उस बात का जवाब दे रहे हैं कि उन्होंने बोला कि जब मैं कंपैरेटिवली, ठीक है, सुने जी जब जी उनके मिनिस्टर जो हैं वहाँ पर, जो गिलगित बल्तिस्तान के अमूर और उसके हैं, और उनका ऑफिस भी है जी। और उनका जाना आना भी है, तो अगर पंजाब के हालात बदले तो गिलगित के हालात क्यों नहीं बदले, वो सड़कें क्यों नहीं बनी, जो कि जहाँ से ज़ाहिर मिनिस्टर साहब भी गुजरते होंगे। मुझे अंदाजा नहीं है इस बात का। अगर वो नाराज हुए नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल सही नाराज हुए, उनको हक बनता है इस बात का। जहाँ तक पीटीआई की बात है, तो अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं, हमारी याददाश्त अभी इतनी खराब नहीं हुई है पाकिस्तान के अवाम की, कि जब चाइना के आ रहे थे वजीर आजम सदर, तो तब धरना हो गया था 2016 में। जी। उसके बाद जितनी बातें होती रही, वहां बैठ गए, डी चौक पे बैठ गए, कंटेनर पे बैठ गए। 2016 ले लें आप, कि जब पाकिस्तान के लिए तरक्की की बात हुई, पीटीआई जो है वो हमेशा से जो है वो इस तरह का रोल अदा करती रही कि जो बैन अल-अक़वामी लोग थे वो आने से घबराते थे कि पाकिस्तान के हालात जो है वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ जाया जाए। ठीक है। इसी तरह अब गिलगित बल्तिस्तान को देख लें कि अगर आपका जमहूरी तरीका रवैया ये होना चाहिए कि अब जो रिजल्ट आया है उसको मान लें, इसके अपोजिट रिजल्ट आता तो क्या हम उसको तस्लीम नहीं करते? चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने निगरान गवर्नमेंट में अपना वजीर आजम का ओहदा लेने से इनकार किया कि नहीं, बड़ी जमात नून लीग है, नून को बनना चाहिए, निगरान गवर्नमेंट भी उनको दी। फिर इस मरतबा भी जब इलेक्शन हुए तो फिर हमने यही अपना दिल बड़ा किया कि नहीं, उनके पास अक्सरियत है, हमने मान ली बात। हाँ, वजीर आजम जो है आज नून के हैं। इसी तरह पीटीआई को भी अपना दिल बड़ा करके उस रिजल्ट को मानना चाहिए कि जो अवाम ने अपने वोट के जरिए वहां पर हालात को बदलने के लिए दिया। तब्दीली का लफ्ज नहीं कहूंगी, क्योंकि तब्दीली कहूंगी तो सुनामी आ जाएगा, और सुनामी हमेशा तबाही लेके आता है अवाम के लिए और कौम के लिए। तो पीटीआई का तो हमेशा से ये रोल रहा है कि चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, जब भी कोई अच्छा काम होने जाता है ये हमेशा उसको यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लोगों की या गिलगित बल्तिस्तान और उसके लोगों की तकदीर बदले। क्योंकि अगर तकदीर बदलेगी तो फिर हमें याद आ जाएगा कि पीटीआई का क्या रोल रहा है। ये कोई पॉलिटिकल जमात नहीं है, ये मुट्ठी भर शरपसंद लोगों का टोला है जो जमा हो गया है, और जमा होने के बाद इनकी शिरस्त में शामिल है कि इन्होंने हंगामा करना है हर एक बात के ऊपर। तो मेरे भाई, तनकीद बराए तनकीद ना करें, आपके पास जो भी सीटें आई हैं उसको लेके आप बैठे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत का जज्बा लेकर, ना कि यौम सियाह मनाने का। आप देख लीजिएगा, ये पूरे 5 साल यही करते रहेंगे। जब भी बजट आएगा, लोगों की खिदमत का मौका आएगा, हुकूमत कोई भी बनाए, अभी हम ये ज़ाहिर है सोच विचार वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, कोalition में बने या हम इनफरादी तौर पर बनाए, हम जब भी कोई अवाम के लिए फैसला करेंगे। इन्होंने यहाँ पे भी यही किया पिछली दफा कि सिंध की पार्लियामेंट में जब हम बात करते थे सिंध की और कराची की बेहतरी की, इनके लोग बाइकआउट करके चले जाते थे, वॉकआउट कर लेते थे। इसी तरह दीगर जमातें भी हैं। तो यहाँ पर भी जो सूरत हाल है, लोकल गवर्नमेंट में जो सूरत हाल है, इन्होंने वहाँ भी यही करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वोट लेकर आए, अवाम की ताकत के साथ आए, इंशाल्लाह अवाम की खिदमत पहले भी की है। इनके यौम सियाह मनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट मैम? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अरबाब साहब, अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि गिलगित में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद से हुकूमत बनाने के बारे में सोच रही है, और ये एक पीडीएम तर्ज का इत्तेहाद हो सकता है। ज़राए अभी इस चीज़ को भी कर रहे हैं कंफर्म। लेकिन अगर ये फार्मूला बनता है, लेट्स से 60-40 का फार्मूला बनता है, विच इज़ अंडर डिस्कशन, अभी इस पर कोई फाइनल बात नहीं हुई है, तो आप ये बताइए कि अगर
इस तरह की कोई हुकूमत बनती है तो अगर बजट भी आने वाला है, उसके अंदर हमने देखा है कि पहले ये होता था कि बिलावल साहब के जो कंसर्न्स होते थे उसको पीएमएलएन, प्राइम मिनिस्टर या जो भी मैं कहूँ ये जमात, उस तरह से एड्रेस नहीं करती थी। अब ये कोalition गवर्नमेंट, ये इत्तेहादी हुकूमत गिलगित की आपकी रिलेशनशिप को विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर 60-40 का फॉर्मूला बनता है एंड देन बजट के अंदर बिलावल साहब ने बोला था मेरे मेजर कंसर्न्स हैं तो वो मुझसे डिस्कस करने हैं। आपको लगता है कि ये खुशाइन चीज़ होगी पीपल्स पार्टी के लिए, आपके लिए, आप लोग के रिलेशनशिप के लिए? देखिए जी, मैं एक बात तो जरा क्लियर करता चलूं, और मैं हमेशा सच बोलता हूं। वो काफी लोगों को फिर चाहे मेरी पार्टी को हो उनको भी फिर अच्छे नहीं लगते हैं। अगर मेरी जाती राय हो तो मेरे ख्याल में हमें पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए। अच्छा। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि जलसे जुलूस में उन्होंने हमारे बारे में क्या कहा, फिर सर उसको जवाबी और सर हमने उसको तो आप फिर इग्नोर कर हमने सकते हैं ना, आप एक सियासी नहीं स्टेटमेंट देखिए भी कह इग्नोर तो, सकते हैं। लेकिन देखिए अवाम तो अब समझदार हो चुके हैं ना। अब ये अवाम वो अवाम नहीं है जो जिसको आप धोखा करके बस वो सब कुछ निकलवा लेते थे। अब अवाम बहुत समझदार हो गए हैं। कल को फिर हमें अभी कश्मीर का इलेक्शन होने जा रहा है, जी। तो क्या वहां पर हम दोबारा एक दूसरे के पीछे गालिम गलोच करेंगे, दूसरे पर इल्जामात लगाएंगे? बिल्कुल इस ठीक। तरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी हमें जरा सियासत को सही रुख पर देखना चाहिए और सियासत को ये एक सही समट ले जाना चाहिए। ठीक। ये बिल्कुल बेहतर फिर नहीं होता है कि कल आप एक दूसरे के पीछे सियासी बयानात होते हैं, सियासी सब कुछ होते हैं, लेकिन फिर वो आपको लोग याद करवाते हैं, वो सोशल मीडिया पर भी वो क्लिप्स चलते रहते हैं, जी तो जी फिर जी। जरा शर्मिंदगी होती है। तो इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि जिसकी अक्सरियत हो उन्हें गवर्नमेंट करने दिया जाए, उनको बस जो वो चाहे। लेकिन मैंने तो आपको पहले भी कहा कि वफाक उनके साथ हर मुमकिन ताउन करेगा। ये नहीं कि बाकी जहां तक पीटीआई की बात है, तो पीटीआई देखिए ना, चूंकि उनका नुमाइंदा मौजूद नहीं है तो मेरे ख्याल मुनासिब भी नहीं है कि मैं कुछ कह दूं। लेकिन थोड़ा सा मैं वो कह दूंगा कि देखिए उन्होंने अगर ये इल्जामात की सियासत करते हैं और कभी अभी योम सियाह की बात कर रहे हैं, कभी क्या किस्म की बातें करते हैं, तो खैबर पुख्तूनख्वा में इन्होंने अवाम को क्या दिया है? यहाँ पर तो गुज़श्ता 13 साल से इनकी हुकूमत है। जी। यहाँ के हालात तो ये है कि जब शाम होती है तो शाम के बाद मेरे ख्याल में 7-8 बजे के बाद हम घरों से भी नहीं निकल सकते हैं। बिल्कुल पिशावर ठीक। की मैं बात कर रहा हूँ। बाहर तो आप छोड़े जो बनू डी खान, और वहां पर तो दिन को भी कोई बाहर नहीं निकल सकता है। यहाँ पर जो है गुड गवर्नेंस नाम की हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर तो बल्कि गवर्नमेंट है ही नहीं, यहाँ पर तो एक डमी गवर्नमेंट है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पीटीआई को 2 वज़ीर आला मुंतखब करने चाहिए, एक खैबर पुख्तूनख्वा के लिए ताकि वो खैबर पुख्तूनख्वा में बैठे, और दूसरे इस्लामाबाद के लिए। क्योंकि जो भी इनके वज़ीर आला तो आते हैं तो उनको अडियाला जेल और केपी हाउस इस्लामाबाद से फुर्सत नहीं होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो वहीं पर कर रहे होते हैं। नहीं, अगर तो अगर अगर आप वजीर आला की भी लेट से बात करें, अरबाब साहब ठीक है वो खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को नहीं देख पाते, वो अडियाला में और खान साहब पे और इस्लामाबाद में उन पे ज़्यादा फोकस होता है। आप बैरिस्टर गौहर साहब की बात कर लें, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने गिलगित इलेक्शन के लिए क्या किया है? उनकी वर्किंग कितनी है? उन्होंने कितना होमवर्क किया है? उन्होंने कितनी मेहनत की है? वो भी तो नजर नहीं आई हमें यहाँ पर। सुहेल आफरीदी को अगर हम छोड़ भी देते हैं एक सेकंड के लिए, देखिए बैरिस्टर गौहर की जो पोजीशन है तो वो इतनी पोजीशन नहीं है। मैं उस दिन एक जलसा देख रहा था, बल्कि यहाँ खैबर पुख्तूनख्वा में ही एक जलसा था, तो उसमें मैं देख रहा था चूंकि बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन तो है ना, जी जी उनको एक साइड पे सीट पे बिठाया था, साइड पे बिल्कुल, जो कि उनके यानी ओहदे के शाया निशान नहीं था। उनकी ये पोजीशन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं कल ही देख रहा था जो इनके मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है शेख वकास साहब, जी जी यहाँ पर इनके खिलाफ इनके हमारे केपी के जो वज़ीर आला है, जो वज़ीर इत्तला थे, उनके खिलाफ बयान दे रहे होते हैं। आज मैं शफी जान का एक बयान देख रहा था, वो कह रहा था कि मुश्ताक गनी पर भी जो है वो जो साबिक स्पीकर थे इनके, इस पर भी इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात है। तो यहाँ पर तो देखिए ना, ये तो एक इख्तिलाफात पार्टी बन चुकी है। इसको अभी तहरीक इंसाफ से अपना नाम बदल कर इख्तिलाफात रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर इनके जितने ग्रुप हैं मुझे समझ नहीं आ रही है कि हर एक बंदे ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो 24-25 ग्रुप तो है, 55 के करीब एमपीए जो है वो वज़ीर आला का साथ छोड़ चुके हैं। ये यहाँ पर इनकी पोजीशन है। यहाँ पर 1 रुपए का तरक्याती काम नहीं हो रहा है। कभी हम देखते हैं कि पिशावर के लिए 100 रुपए पैकेज का अनाउंस वो हो जाता है, कभी जो है वो डी खान के लिए अनाउंस कर लेते हैं, कभी कुहाट के लिए, और कभी आपने मर्दान सब के ये भी लिए। नोटिस किया होगा कि अब वो मीडिया पर आने से भी कतराते हैं। आज जब मैंने अपने प्रोग्राम के लिए भी उनको लाइन अप किया हुआ था तो वो नहीं आए, मतलब उन्होंने टाइम दिया और उसके बाद वो बात नहीं करना चाहते। इट मीन्स कि पार्टी को खुद ही डायरेक्शंस नहीं पता, उनको अपनी पॉलिसी गाइडलाइन नहीं पता गिलगित के इलेक्शन के हवाले से या अदरवाइज भी। तो ये इख्तिलाफात बहुत ज्यादा बढ़ गए। आपका सिर्फ प्रोग्राम नहीं है, मैंने कई प्रोग्राम में नोट किया है एग्जैक्टली उनकी अपीयरेंस नहीं है, मैं यही बताना चाह रही हूँ।
हाँ वो भाग जाते हैं। फिर वो एक तो वो उनका हमारा मीडिया का भी सामना नहीं कर सकते और वो हमारी बातों का भी सामना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कुछ कहने को है ही नहीं। उनके पास जो है ना, तो उनके पास वो कटी पटी पुरानी बस बातें हैं कि बस हम तो तो खान साहब अब और अडवाला अब के वो लिए बातें कोई सुनना नहीं चाहता। शमीम साहबा आप नहीं। हाँ एग्जैक्टली ना, अब वो पुरानी हो गई है, वो कितने साल तक वही बातें, खान साहब की चीजें, वही वाकयात, वही बातें दोहराएंगे, तो लोग सुनना भी नहीं चाहते, अब इंटरेस्टेड नहीं है। लोग प्रोग्रेसिव हो गए हैं, लोग बात करते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, आपका आउटकम क्या है, आपने मेहनत क्या की है, लोग ये जानना चाहते हैं। शमीम साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जी मुझे मैम, आवाज। अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मार्का जीत चुकी है, अब एक इत्तेहादी हुकूमत बनती है या आज़ादाना बनती है, इसका फैसला हो जाएगा आइंदा 24 घंटों में तकरीबन, क्योंकि मीटिंग्स हो रही हैं बड़ी तेज़ी के साथ। लेकिन एक कंसर्न है मैडम, कहीं ना कहीं ये बात डिस्कस होती है, वेदर इट्स इन कराची या पंजाब या कहीं पर भी लोग बैठे होते हैं, कि इन्होंने कराची में तो डिलीवर नहीं किया, इन्होंने सिंध में तो डिलीवर नहीं किया, ये गिलगित को क्या कराची बना देंगे, ये कैसे काम करेंगे वहाँ पर। तो मैडम इससे रिलेटेड भी कोई डिस्कशन होती है खुद बिलावल साहब के साथ, या इस पे कोई फ्रेमवर्क है जो आपने वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, कोई स्पेशल चीज़ है जो उसके लिए गिलगित के लिए आपने डिज़ाइन की हुई है? बिकॉज सब लोग जानना चाहेंगे, अभी देख रहे होंगे, गिलगित के अवाम भी देख रहे होंगे। देखें, बात सुने, जो लोग ये कहते हैं कि कराची में कुछ नहीं हो रहा है या सिंध में कुछ नहीं हो रहा, अगर कुछ नहीं हो रहा होता तो हमारी सीटें इस वक्त बढ़ के 117 118 पे ना पहुंच चुकी होती। हर इलेक्शन में माशाल्लाह हम सिंध में जो है वो मजीद उसकी तरफ जा रहे हैं कि लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। तो लोग ऐसे ही तो हमारी तरफ नहीं आ रहे हैं ना, हमने कुछ ना कुछ तो डिलीवर किया होगा। 100% नहीं तो 99% तो हमने किया होगा, डिलीवर से लोग आ रहे हैं। देखिए, हमने चेयरमैन साहब ने वहां खड़े होकर भी ये बात कही कि सेहत की सहूलियात पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के लोग सब अपनी सेहत का इलाज करवाने कराची आते हैं। NICVD, आप लोग कहेंगे हम बार बार एक ही नाम लेते हैं, NICVD, SIUT, गम्स अस्पताल, सेहत की सहूलियात हम यहाँ से शुरू करें, जिना अस्पताल, हॉस्पिटल, इतना लोड हमारे अस्पतालों के ऊपर है। उसके बाद आप आ जाए मवासलात के ऊपर। अभी आपने देखा शाराय भुट्टो का इफ्तिताह हुआ है, एक हमारा जो है एक रोल मॉडल कह लें आप, कौन सी चीज है। अब ठीक है, ये लोग बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी रोड को एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो सिर्फ सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रही है बल्कि फेडरल गवर्नमेंट और दिगर जो बैन अल-अक़वामी तंजीमें हैं, एशियन बैंक है, उनके ताउन से वो बन रहा है। जैसे जैसे चीजें आती जाती हैं वैसे वैसे वो इस्तेमाल होती जाती हैं और बहुत तेजी से उस पर काम हो रहा है। जब इतने बड़े बड़े बनते हैं मंसूबे तो थोड़े अवाम परेशान होते हैं या ज्यादा परेशान होते हैं, हो रहे हैं बिल्कुल, लेकिन सहूलत कौन उठाएगा? हम लोग उठाएंगे उससे। दिगर और चीजों पर आप आ जाए, इस साल भी बजट के लिए फैसला हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट डेवलपमेंट के जो काम जारी हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे ताकि हम उसको मुकम्मल कर सकें, ना सिर्फ इसके कि हम नई स्कीमों की तरफ जाएं या नई जगहों पर हम पैसे खर्च करें। तो मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा काम है, मैं तो लोगों से पूछती हूँ कि आप मुझे बताएं कि हम क्या नहीं कर रहे हैं। नहीं, बस वही मसला है मैडम, पानी का पुराना मसला है, K4 है, यही यूनिवर्सिटी रोड है, कुछ डिले जो आया है ना मंसूबों के अंदर, काम के अंदर, उसकी वजह से लोग परेशान होते हैं, क्वेश्चन भी उठाते हैं, विच इज वेरी रियलिस्टिक। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, डिले हुए हैं बहुत सारी चीजें, उसकी वजूहात रही हैं। CM साहब ने बहुत पहले पिछली मरतबा ये बात कही थी ना कि हमारे पैसे विफाक की तरफ बाकी हैं K4 के लिए, लेकिन वो नहीं मिले हमें। हम सिंध गवर्नमेंट उसको देने को तैयार है, ये मंसूबा हमारे सुपुर्द कर दें, हम खुद मुकम्मल कर लेंगे। तो कहने वाले मुझ जैसे जो अवाम हैं जिनको सिर्फ अभी अपनी फिक्र है कि जिस सुबह कमा के शाम को घर वापस जाना है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ऊपर के सतह पर जो है कहाँ से पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक, अंडरस्टैंडेबल, बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, लेकिन आई होप कि गिलगित के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर करे, विद स्पीड डिलीवर करे। हमने पहले भी किया है, हमने पहले भी किया है, गिलगित बल्तिस्तान ने हमें डेफिनेटली, अगर आपने किया है तो आपको उसका आउटकम मिला है, लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया है, लोगों ने आपको वोट दिया है, ये आप लोगों से आप छीन नहीं सकते, वोट आप छीन नहीं सकते, ट्रस्ट आप छीन नहीं सकते, ये आप अर्न करते हैं, रिस्पेक्ट आप अर्न करते हैं। तो बहुत मुबारक हो आपको, थैंक यू सो मच शमीम मुमताज साहिबा आपके वक्त का, अरबाब खिजर हयात साहब आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन के हवाले से, जिसकी पोजीशन कुछ और आनी थी, कुछ और आई, लेकिन जो भी आया वो गिलगित की आवाम के हक में बेहतर हो, क्योंकि गिलगित की आवाम ने ये फैसला किया है, तो उन्होंने सोच समझ के किया, उनको अपना ये हक किसके लिए इस्तेमाल करना है और कौन सी पार्टी, कौन से लोग, कौन से नुमाइंदे उनके लिए बेहतर हो सकते हैं। तो आई होप कि ये फैसला उनके फ्यूचर के लिए बेहतर हो और उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं,
लिटरेसी रेट में बहुत आगे हैं, पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट है और पाकिस्तान के लिए बहुत आगे बढ़कर काम करना जानते हैं। आई होप यू लाइक माई शो। आप से इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। शो का वक्त खत्म, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।